नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और ये ऐलान है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी कि कब चुनाव होंगे, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करेगा, इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। अब ये इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही है ये हम आपको बताएंगे आगे। इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे आज कि बिहार में अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो स्थिति क्या क्या हो सकती है। अभी तक जो हो रहा था उस पर हमने बात की थी, हमारे कई शोज में हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि बिहार में किन सीटों पर किसका प्रभाव ज्यादा है, कौन कितने पानी में है, सब बता चुके हैं। लेकिन आज बात करने वाले हैं चुनाव आयोग द्वारा किए गए ऐलान की और आगे चलकर तैयारियां क्या हो रही है, बिहार में तैयारियां किस तरीके से शुरू हो गई है चुनाव की, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या बातें हुई है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या क्या कहा है चुनाव आयोग ने। तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और 2 फेज में इसमें वोटिंग होने वाली है। 2 तारीखें तय की गई है, 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान होंगे और नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को सामने आएंगे। दूसरी इसी के साथ साथ और भी कई ऐलान किए गए हैं। 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये जो जानकारी है ये दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, इसमें कई ऐलान किए गए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया होगी ये कुल 40 दिन तक चलेगी। हम आगे आपको ये भी बताने वाले हैं कि इससे पहले कितने कितने दिन की प्रक्रिया जो है वो चली है। 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन का था, 2015 में 60 दिन का था और 2020 में 47 दिन तक इलेक्शन प्रोसेस चला था। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो पिछले 15 साल में इस साल का जो चुनाव है ये सबसे कम अवधि में पूरा कराया जाएगा, यानी मात्र 40 दिन में ये पूरा कराया जाएगा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है। बिहार में पहले फेज की जो वोटिंग है वो छठ महापर्व के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वोटों की तारीख जो है वो दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी और चुनाव आयोग ने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भी तारीखों का जो ऐलान है वो किया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की बातों का ध्यान जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार में चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई है। वैसे तो तैयारियां शुरू कर दी गई थी किसको कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन अब तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। तो हमारे साथ चर्चा में है आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनको पत्रकारिता में कई साल का अनुभव है, अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पर और ये आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। आज उनसे तमाम सवाल होंगे कि चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है वो किस तरीके से प्रभावित जो है वो कर सकता है आगे के नतीजों को। जयेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज चुनाव आयोग ने आखिरकार तारीखों का ऐलान कर दिया और बिगुल फूंका जा चुका है बिहार में विधानसभा चुनाव का। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव आयोग अब साफ कर चुका है कि कितनी चीजें होने वाली है, तो अब किसी तरीके की सवाल की गुंजाइश मेरे ख्याल से बचती नहीं है। जयेश जी जी बिल्कुल, जैसे ही चुनाव आयोग ने आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, आचार संहिता लागू हो चुकी है बिहार के अंदर। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी जो राजकीय दल है वहाँ पर जो चुनाव लड़ के मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, उन सबको उन आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करते ही वो आचार संहिता लागू हो जाती है और उसको सभी राजकीय दल को उसका पालन करना होता है। और इसके अंदर अगर किसी राजकीय दल ने ये आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि अब बिहार के अंदर आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसका जो अमल है वो शुरू हो चुका है। वहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के भी आचार संहिता होती है। इसके अलावा जो बयानबाजी हो रही थी अब तक, जिस पर चुनाव आयोग का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब
किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बयानबाजी अगर होती है तो इलेक्शन कमीशन इस पर भी एक्शन ले सकते हैं। उम्मीदवारों के साथ साथ सभी नेताओं का, जिसके स्टार प्रचारों के तौर पर भी गिनती की जाती है या जो खर्च किए जाते हैं, उसका भी पूरा ब्यौरा जो है वो इलेक्शन कमीशन को, सभी राजकीय दलों को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब जो है 1 महीने का समय तय किया गया है। आज 6 तारीख है और अगली 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा, उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होगा और उसके बाद 14 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी कि वोट की गिनती हो जाएगी। और 21 तारीख से पहले जो है सरकार का जो गठन होना चाहिए, पिछली सरकार की अवधि पूरी होने से पहले, तो ये आराम से हो सकता है। राजकीय दलों के साथ बैठकों के अंदर जो मुद्दे अलग अलग पार्टियों ने उठाए थे उसका भी ध्यान रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाए हैं, जैसे कि मतदाता मोबाइल मतदान केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते, तो ये व्यवस्था की जाएगी कि बाहर वो अपना मोबाइल छोड़कर जा सकता है। मतदान करने के बाद में वो अपना मोबाइल लेकर के वापस जा सकते हैं। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रचार न करने की जो बात है वो भी पालन करना पड़ेगा सभी उम्मीदवारों को और राजकीय पार्टी को। इस प्रकार से उम्मीदवारों के जो फोटो है वो इस बार कलर फोटो जो वीवीपैट है या जो भी वोटिंग मशीन है उसके ऊपर लगाए जाएंगे। साथ ही जो सीरियल नंबर है वो भी बड़े अक्षरों में छापे जाएंगे। इस प्रकार से कई तरह की जो बातें हैं वो इस बार पहली बार जो है इस इलेक्शन के अंदर लागू की जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है ये पूरा जो आयोजन है वो किया है। बिहार के बाद में जो भी अन्य राज्यों के अंदर चुनाव होंगे वहाँ पर भी और बेहतर तरीके से यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो लेकर के और बेहतर तरीके से उन चीज़ों को लागू किया जाएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस बार जो चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर्स के बारे में जो एक्शन लिया है वो आने वाले दिनों में पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। फर्जी वोटरों को हटाया गया है। 68 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो है वो चुनाव के जो वोटिंग लिस्ट है उससे हटाए गए हैं। तो 21 लाख से ज़्यादा वोटर्स का जो है उसके अंदर नए वोटर्स का जो है वो लिस्ट में शामिल भी किए गए हैं, जो कि पहली बार भी वोटिंग करेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे वोटर्स होंगे जो कि पहली बार अपना जो है वोट डालने जाएंगे, यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी आयु हो चुकी है ऐसे वोटर्स की उसको लिस्ट के अंदर समावेश किया गया है। तो जयंती जी, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो आदर्श आचार संहिता है जिसका पालन सभी पार्टियों को, सभी राजकीय नेताओं को, उम्मीदवारों को करना है, ये इसके बारे में जानकारी जो है वो जो है मतदाताओं तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी किसी भी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उसकी शिकायत वो इलेक्शन कमीशन में कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये सारे प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। जो प्रभावित करने की कोशिश अगर कोई करता है तो इसकी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को तुरंत दी जाए, उसके सबूत दिए जाए, ताकि आने वाले चुनाव को कोई प्रभावित ना कर सके और उससे वोटिंग जो है वो बहुत ही साफ सुथरी तरीके से हो और सही उम्मीदवारों को चुना जा सके। ये बहुत सारे पहलू थे जो जयेश जी ने हमारे दर्शकों के सामने रखे, आपके सामने रखे। ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार हर पहलू पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि जयेश जी बिहार चुनाव जो है उसका इंतज़ार बेसब्री से किया जाता है, हर पार्टी करती है इसका इंतज़ार। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा राज्य है, बिहार का इतिहास ऐसा रहा है कि इससे देश को कई नेता मिले और ऐसे नेता मिले जिन्होंने इतिहास पर भी छाप छोड़ी और आगे भी वो छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। चुनाव आयोग से सवाल भी कुछ किए गए कई पत्रकारों द्वारा, और उन सवालों में एक बात बहुत स्पेसिफिक थी जिस पर चुनाव आयोग ने बहुत प्रकाश डालने की कोशिश की कि फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती है उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि
चुनाव जब होते हैं, मतदान जब होती है, तो बूथ पर जो अधिकारी है वो उनके साथ बदसलूकी हो गई, या बूथ पर जो वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आधार कार्ड से उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, ऐसी तमाम तरीके की शिकायतें राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयोग का इस बार कहना है कि इस तरीके की शिकायतों पर संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग ने कोई मौका इस बार छोड़ा नहीं है जयेश जी सवाल उठाने का। फिर भी अगर सवाल उठाया जाए राजनीतिक दलों की तरफ से, तो क्या इसे क्या मानेंगे आप? देखिए, सवाल हर चुनाव में हर जगह उठते ही रहते हैं। 100% किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि दे पाना किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा जब चुनाव होता है तो कहीं पर कोई मशीन खराब हो गई, कहीं पर कोई चीज़ ऐसी हो गई जिससे कि जो बातें कही गई है उसमें कहीं पर मतलब वो चीज़ें पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार के कहीं कहीं कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर हो सकता है, मानव की गलती हो सकती है। इसमें हम कई बार सवाल उठा लेते हैं चुनाव आयोग पर या सरकार पर, या इस प्रकार से चीज़ें होती है। लेकिन ये इस बात को लेकर के इतना बड़ा टूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी अगर कोई भी बात होती है और उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मतदान प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है, मतदाताओं पर भी पड़ सकता है, और इससे माहौल जो है खराब होने की स्थिति भी आ सकती है। कई बार किसी जाति को लेकर के कोई बात बोल दी जाती है, या किसी समाज को लेकर के कोई बात बोल दी जाती है। इस प्रकार के बयानबाजी जब ये चुनाव प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नेताओं के रैली और नेताओं के जो रोड शो और इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं अब वोटिंग के लेकर। तो हर पार्टी जो है अपना चुनाव प्रचार बहुत ही तेजी से करना चाहेगी, और उसके अंदर कई बार किसी नेता की जुबान फिसल सकती है और ऐसी कोई बात निकल जाती है उसके मुंह से जो कि प्रभावित कर सकती है। इससे दंगा फैलने की भी संभावना रहती है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और जो सुरक्षा कर्मी है उसको वहाँ पर डेप्यूट किया जाएगा। हर चुनाव में होता है कि अलग अलग राज्यों से फोर्सेस वहाँ पर पहुँचती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाता है, जहाँ पर संवेदनशील अति संवेदनशील विस्तार जो होते हैं वहाँ पर गश्तें बढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान इलेक्शन कमीशन हमेशा रखता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है जब कभी कोई ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। तो जो आपने मीडिया के रिगार्डिंग जो आचार संहिता की बात कही, तो जिस प्रकार से राजकीय दलों के ऊपर आचार संहिता लागू हुई है, उसी प्रकार से हम मीडिया के लिए भी कुछ ऐसी आचार संहिता है कि हम लाइव दृश्य है, ऐसी कोई लाइव चीज़ें अगर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो उसकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमें भी थोड़ा सा संयम रखकर चीज़ों को देखना चाहिए। और ऐसी कोई बात हम भी हमारे द्वारा भी ऐसी कोई प्रकाशित ना हो जाए कि कोई माहौल ख़राब हो, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित हो, ऐसा कोई काम हम भी ना करें। ये चीज़ों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। और ज़्यादातर मीडिया हाउस जो है वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई ऐसे अभी जो दौर है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है। तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मतलब फेक तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं। कहीं दूसरी जगह के दृश्य को यहाँ का बिहार का दृश्य है ऐसा दिखाकर, या कोई और चीज़ों को, या एआई का उपयोग करके, या इस प्रकार से किसी प्रकार से वीडियो जनरेट करके जो है बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे मामले भी बन सकते हैं और उस पर भी काफ़ी गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वहाँ पर बिहार में वो काफ़ी चौकन्ना उनको भी रहना पड़ेगा, और बहुत ही गंभीरता से लेकर के बातों को तुरंत ही एक्शन लेने की स्थिति में रहना पड़ेगा उनको भी। ये तो
बड़े बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स थे जो जयेश जी ने बताए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव तो अब ऐलान हो चुका है और आचार संहिता, जैसा जयेश जी ने बताया कि आचार संहिता जो है अब लागू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आचार संहिता एक तरीके से कहा जाए तो लागू हो चुकी है। और अब ऐसी कोई भी गतिविधि जो चुनाव में नहीं होनी चाहिए वो अब नहीं होगी, और अगर होगी तो उस पर नकेल कसने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग कसेगा कि नहीं, ये आगे पता चलेगा। सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि इस चुनाव में बहुत कुछ नया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नई बात अगर कुछ हुई है तो वो है एसआईआर, जिस पर हमने इससे पहले विस्तृत चर्चा की थी जयेश जी, और हमने ये बताया भी था अपने दर्शकों को कि एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर एसआईआर की बात की जाए तो मैं जयेश जी से कहना चाहूंगी कि उन आंकड़ों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें कि इस बार कितना अलग होने वाला है, क्योंकि कई नए वोटर्स जोड़े गए हैं, कई पुराने वोटर्स हटाए गए हैं, कुल मतदाताओं का जो आंकड़ा है वो भी अब कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए जयेश जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है कुल मिलाकर 7 करोड़ 60 लाख मतदाता जो है वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर वोटिंग लिस्ट में, जिनके नाम शामिल है 7 करोड़ 60 लाख। मतलब कि ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अब कितने परसेंट उसमें से लोग वोटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें और अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें, ऐसा हम भी बिहार की जनता को अपील करते हैं। बिहार के अंदर एक चीज़ है कि वहाँ पर जो रोजगार के अवसर है वो कम है, इसलिए बिहार की अधिकांश जो रोजगार इच्छुक लोग हैं वो अन्य राज्यों के अंदर जाके अपना रोजगार करते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें ये भी है कि छठ और दिवाली की छुट्टियां हैं, और ये जो छुट्टियां हैं उसके दौरान ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत से लोग जो है वो अपने वतन वापस लौटते हैं, बाहर जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ से, तो वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन ये 65-68 लाख से भी अधिक जो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे 68 लाख से अधिक वोटर्स की जो लिस्ट में शामिल थे उनको कमी कर दिया है। 68 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है। अब हम 68 लाख वोटर्स को फर्जी वोटर्स नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो ये माइग्रेट हुए हो, कहीं दूसरे राज्यों में जाकर अपना रोजगार कर रहे हो, अभी वहाँ पर वो लौटे हो और मतदार सूची के अंदर उनका नाम कट चुका हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कई ऐसे फर्जी वोटर्स भी होंगे, 68 लाख लोग फर्जी होंगे ऐसा कोई हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं जो कि माइग्रेट हुए हैं, बाहर के प्रदेशों में जाके अपना काम रोजगार कर रहे होंगे, तो ऐसे लोग वोटिंग से वंचित रह जाएंगे। लेकिन एक और अच्छी बात हम कह सकते हैं कि नए वोटर्स जो 21,50,000 से भी 60,000 से भी ज़्यादा नए वोटर्स को जोड़ा भी गया है, जो कि पहली बार शायद वोट करेंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनका मतदार सूची में नाम नहीं था, तो ऐसे लोगों को जोड़ा भी गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि इतने लोग ज़्यादा वहाँ पर नए जुड़े हैं और वो मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो 7 करोड़ 60 लाख लोगों का मतदान होने वाला है, उसमें से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें, किसी भी तरह का प्रभाव में आए बिना, किसी भी तरह के लोभ लालच में आए बिना लोगों को मतदान का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह के भय का माहौल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस समय वहाँ पर मतदान हो रहा है, लोग आराम से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके, ऐसा माहौल वहाँ पर बनना चाहिए। और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहाँ पर जो भी सुरक्षा एजेंसी है उनकी है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के जो भी बाकी अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई होगी प्रशासन के अंदर जो कार्यरत है, ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित ना हो किसी भी पार्टी के द्वारा। मैं किसी पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी, इसलिए पार्टियां इसमें नहीं आ रही है। लेकिन पिछले इलेक्शनों में हमने देखा है
कि कई राजनीतिक पार्टियां अपने बाहुबल से चुनाव को प्रभावित करते आए हैं। बिहार में खास तौर पर ये देखा जाता है कि बाहुबली जो विधायक होते हैं, जो बाहुबली लोग होते कई है हैं, ऐसे, वो कईयों के नाम हाँ वो जो है वो प्रभावित करने के प्रयास जरूर करते हैं। बूथ कैप्चरिंग जैसे किस्से भी सामने आए हैं। जबरदस्ती बूथों में घुसकर गुंडे किसी के भी नाम से वोटिंग करके अपना नंबर बढ़ा देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर हुई थी। हमने बंगाल इलेक्शन में भी ऐसी घटनाएं देखी है, जब बंगाल में भी ऐसे कई बूथ है जहाँ पर इस प्रकार से वोटिंग की गई थी। उसके वीडियो भी सामने आए थे और मीडिया में वो वीडियो भी चले थे। लेकिन ऐसे घटनाएं इस इलेक्शन में बिहार में न हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों की है और इलेक्शन कमीशन की है। तो वो बहुत ही बड़ी चुनौती है कि ऐसी घटना ना हो और उसको रोकथाम के लिए जो भी एक्शन लेना है वो ले पाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है बिहार जैसे राज्यों के लिए। जी, तो चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसी चीजें अगर होती है जयेश जी, तो सीधा सीधा सवाल जो है वो चुनाव आयोग से भी पूछा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक दलों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर आप चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो सवालों के घेरे में आता है वो होता है चुनाव आयोग। अगर बात की जाए अभी बिहार में विधानसभा चुनाव की, तो ये जो चुनाव होने जा रहा है जयेश जी, इसमें दिलचस्प बात ये है कि 40 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि 2 फेज में चुनाव होगा। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं वो 3 फेज में, 5 फेज में चुनाव हुए हैं, लेकिन ये 40 साल बाद होने जा रहा है कि 2 फेज में बिहार की 243 विधानसभा सीटें जो है वो कवर की जाएंगी। तो इस चुनाव में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। बस अपील हम जनता से यही करेंगे कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल बड़े ही ध्यान से करें, क्योंकि एक एक वोट बड़ा ही कीमती होता है। वो आपकी जिंदगी बदल भी सकता है और आपकी जिंदगी खराब भी कर सकता है, क्योंकि फिर अगले 5 साल तक आप इंतजार करेंगे कि आप ऐसी सत्ता को चुने जो आपके साथ हो। क्योंकि जयेश जी, बहुत से वादे किए जाते हैं चुनाव के समय में, लेकिन जब चुनाव पूरे हो जाते हैं तो वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है। इस चुनाव में ऐसा ना हो, जनता से ये अपील तो करनी पड़ेगी जयेश जी। बिल्कुल, ये अपील मीडिया के तौर पर हमारा भी एक नैतिक फर्ज है, हमारी भी। और चुनाव आयोग ने भी बार बार कहा है, स्थानिक प्रशासन भी ये बार बार करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि हर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किसी ना किसी पार्टी के द्वारा की जाती है। ऐसे वादे किए जाते हैं कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को इतना रुपए महीना देंगे, इस प्रकार से हम कर देंगे, उस प्रकार से हम कर देंगे, ऐसी बातें बोले जाती है। कई बार तो ऐसी बात सामने आ जाती है कि पूरे राज्य का जो बजट है उस बजट से ज्यादा तो सहाय बांटने की बात कर दी जाती है, जबकि राज्य के पास उतना बजट ही नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी बोल देते हैं कि अब हम जीत के सत्ता में आ गए तो हम आपको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि जनता को मालूम ही नहीं है कि राज्य के पास इतना बजट भी नहीं है, कुल बजट नहीं है। फिर भी बोलने को बोल दिया जाता है, जो कि होने वाला है ही नहीं, कतई किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। तो ऐसी जो बातें हैं, ऐसी बातें करने वाले लीडर्स या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर भी नकेल कसना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे झूठे जो लॉलीपॉप है वो जनता को ना दिए जाए, जनता को इस प्रकार से भ्रमित ना किया जाए। और हम लोग मीडिया के तौर पर भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी जनता को ये बात से अवगत कराएं कि आप ऐसी कोई भी झूठी बातों में ना आए और अपना जो कीमती मत है वो ऐसे किसी नेता को या ऐसे किसी उम्मीदवार को ना दे कि जो कि ऐसी फालतू बातें करके आपको भ्रमित कर रहा है, या फिर कोई लोभ लालच दे रहा है, कोई पैसे की लालच देता है, कोई शराब की लालच देता है, कोई चीजें बांटते हैं। इस प्रकार से बहुत कुछ देखा है हमने इलेक्शनों के दौरान कि जो कि वोट खरीदने की एक प्रकार से कोशिश होती है, जो कि कतई एक साफ सुथरे इलेक्शन प्रक्रिया के अंदर मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी
इन चीज़ों का होना ये कहीं ना कहीं इलेक्शन को प्रभावित करता है और इससे जो है लोकशाही और लोकतंत्र की जो हमारी प्रणाली है वो प्रभावित होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और जनता को, मतदाताओं को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लालच में आकर आपका एक कीमती वोट अगर आप किसी गलत आदमी को देते हो तो 5 साल तक फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। आप सही लोगों को चुने, सही उम्मीदवारों को चुने, सही पार्टी का चुनाव करें और उसके बाद ही अपना कीमती वोट है वो जाकर दे। बिल्कुल। तो जनता के लिए जो मैसेज देना था, जो संदेश देना था, वो तो हमारे द्वारा दिया जा चुका है। लेकिन अब नजरें जो है वो इस बात पर टिकी हुई है कि राजनीतिक दलों का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो कब तय होता है, किसको कितनी सीटें दी जाती है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद घमासान सीटों पर ही छिड़ेगा और ये सीटों का घमासान क्या होगा ये बताने की कोशिश हम आपको अगले कार्यक्रम में करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।